हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो इसके हमने 2 वीडियो बनाए थे। अब मैं ये थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये थर्ड पार्ट और एंड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। जिसने दोनों वीडियोस देखे नहीं है, पहले दोनों वीडियोस देखे नहीं है, वो लोग के लिए बता दूँ कि मैंने ये थर्ड पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ का लिंक शेयर कर दिया। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग एविडेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, इवोल्यूशन के एविडेंसेस, राइट। तो हम लोग ने बहुत सारे एविडेंसेस पढ़े थे, जिसके अंदर आपको पता है उनका नाम रहेगा मोर्फोलॉजिकल एविडेंस, राइट। नेक्स्ट वन था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो हम लोग अभी फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है कनेक्टिव लिंक्स। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कनेक्टिव लिंक्स हम लोग क्यों पढ़ेंगे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिखा है यहाँ पे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया, कौन से कैरेक्टर्स तीन दिए गए, देखते हैं। डक बिल, प्लेटिपस्ट, नेक्स्ट वन है लंग फिश और लास्ट वन है पेरीपेटस। तो ये तीन जो ऑर्गेनिजम्स है, ये लोग किस तरह से कनेक्टिव लिंक्स है, ये बताया गया है अपने पेज नंबर 7 पे। तो मैं पेज टर्न कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिएगा। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो some morphological characters by which they can be related to two different groups। जैसे कि मैंने आपको बताया था, morphological characters मतलब ईयर्स का, आइज़ का, माउथ का स्ट्रक्चर सेम रहता है, सेम जगह पे, पोजीशन पे लगाया हुआ रहता है एनिमल्स के, राइट। तो आपको पता है, हमने पढ़ा था मोर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में। तो वही क्या बताता है, रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये दो डिफरेंट ग्रुप्स से रिलेटेड, मतलब जैसे कि क्या बताया गया है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहेंगे जो क्या रहेंगे, दो डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड रहेंगे, हैंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिव लिंक्स। अभी देखो, दो डिफरेंट ग्रुप्स से कनेक्टेड रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे, तो दो ग्रुप्स आ गए, राइट। दो ग्रुप को कनेक्ट कर रहे थे, इसलिए उनको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक्स। ओके, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है इन पेरीपेटस, क्या दिया गया है देखते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ पेरीपेटस का। कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी मतलब क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, राइट। आपने अर्थ वॉर्म, रिंग वॉर्म सुना रहेगा, राइट। तो उनका बॉडी देखा रहेगा आपने, कैसा पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वैसे ये बॉडी है, राइट। तो कैरेक्टर्स कैसे रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी रहता है, थिन क्यूटिकल रहता है, क्यूटिकल मतलब हार्ड कवरिंग रहता है उनके बॉडी के ऊपर, जो उनको आउटर हार्म से बचाता है, राइट। एंड पैरापोडियक लाइक ऑर्गन्स, पैरापोडियक लाइक ऑर्गन्स मतलब लेग्स की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में लिखा गया है लेग्स मसल्स, राइट। तो वैसे ऑर्गन्स उनके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पे आके। चलिए, सिमिलरली दिस एनिमल्स शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन मतलब ये लोग रेस्पिरेट किससे करते हैं, ट्रैकिया से। अब जैसे कि आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रैकिया से रेस्पिरेट करते हैं, कौन से, हम हैं, एनिमल्स है, राइट। हम लोग को ट्रैकिया की हेल्प लगती है रेस्पिरेशन करने के लिए, राइट। लेकिन अभी ये किसकी बात हो रही है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, राइट। तो वो भी ट्रैकियल रेस्पिरेशन ऑकर करता है, और इसके साथ साथ एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उनके बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा रहता है, ओपन रहता है, सिमिलर टू अर्थोपोडास। अर्थोपोडास मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स। ओके, देख लेते हैं आगे। दिस इंडिकेट्स दैट पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक। ये क्या बता रहा है, पेरीपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किनके बीच में, बिटवीन एनेलिडा। एनेलिडा मतलब मैंने आपको बताया था रिंग वॉर्म्स, राइट, ये सब, एंड अर्थोपोडास। अर्थोपोडास मतलब मैंने बताया था इंसेक्ट्स, राइट। तो रिंग वॉर्म्स और इंसेक्ट के बीच में का ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है। ओके, सिमिलरली डक बिल्ड प्लेटिपस ले एग्स। ये डक बिल्ड प्लेटिपस जो है, हम लोगों ने पेज नंबर 6 पे फर्स्ट पिक्चर देखा था, वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं रेप्टाइल्स की तरह, राइट। बट शो रिलेशनशिप बिटवीन मैमल्स टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। अभी इनके अंदर मेमरी ग्लैंड और हेयर रहते हैं, राइट। मेमरी ग्लैंड मतलब ऐसा जो, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क फीड कर सकते हैं, मिल्क। ओके, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स रहता है उनके अंदर, वो लोग मिल्क फीड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी देखो, मिल्क कौन कौन फीड करता है, जैसे कि काउस, बफेलोज हो गया, एंड ह्यूमंस हो गए, राइट। तो ये लोग जब बेबी को बर्थ देते हैं, तब ये लोग डायरेक्टली बर्थ देते हैं, राइट। एग्स ले नहीं होता है इनमें डायरेक्टली बर्थ होता है, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का कनेक्टिव लिंक्स आ गया, राइट। लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग्स, राइट। लंग फिश जो रहता है, देखिए यहाँ पे फिश की बात हो रही है, फिश रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स से, आपने पढ़ा रहेगा लोअर स्टैंडर्ड पर, राइट। लेकिन यहाँ पे जो लंग फिश है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन किससे करता है, लंग्स से, राइट। ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश, वो फिश रहते हुए भी वो क्या कर रहा है, लंग्स से ब्रीथ कर रहा है। दिस एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम। ये एग्जाम्पल्स क्या इंडिकेट करते हैं कि मैमल्स जो है, मतलब जो मिल्क फीड कर सकते हैं, वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। एम्फीबियन मतलब फ्रॉग्स, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, वो लोग, राइट। तो मतलब फ्रॉग्स फ्रॉम फिशेज, मतलब एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेज, राइट। समझ में आया आपको। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी देखते हैं, चलिए। केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स, फिगर शोन इन फिगर 1.10। यहाँ पे देखिए 1.10 में, ये जो बाजू में ही दिया गया डायग्राम, इसमें क्या दिया गया है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट दिया गया है। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट मतलब
न्यू डेवलपमेंट, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो इनिशियल जो एम्ब्रॉयज फॉर्म होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज जो फॉर्म होता है उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होता है, ये अपने को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर का दिया गया है यहाँ पे, राइट। आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखो 1, 2 और 3 स्टेजेस दिया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज क्या है, फिश है, सैलामेंडर, टॉर्टाइस, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, राइट। तो इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का दिया गया है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th वन, एम्ब्रॉयलॉजिकल एविडेंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। वेरियस वर्टिब्रेट्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का गिवन इन द पिक्चर, राइट। ये पिक्चर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या दिया गया है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट दिया गया है, राइट। और दैट शो ऑल एम्ब्रॉयज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज। अभी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, जितने एम्ब्रॉयज है, मतलब जितने ये ऑर्गेनिज्म है, फिश, सैलामेंडर, टॉर्टाइस, ये सब, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीम सिमिलरिटीज मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखा रहे हैं। कब दिखा रहे हैं, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज जो यहाँ पे दिया गया है, वो फर्स्ट स्टेज में हर एक का स्ट्रक्चर देखो सेम है, राइट। लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज में आते आते इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ है, राइट। एंड दो सिमिलरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली। अब ये सिमिलरिटीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, राइट। Similarities in initial stage indicates that common origin of all these animals, right। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज क्या दिखा रहा है, सिमिलरिटीज जो है इनिशियल स्टेज में, मतलब जो स्टार्टिंग वाले स्टेज 1 में जो सिमिलरिटीज है वो क्या बताता है कि इनका जो ओरिजिन है सब ऑर्गेनिजम्स का, ये क्या है, और सब एनिमल्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, कॉमन ओरिजिन है, राइट। मतलब एक ही ओरिजिन है। समझ में आया आपको, होप सो आपको समझा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन्स थ्योरी क्या बोलता है देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन हैज़ कलेक्टेड इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने बहुत सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के। एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दो स्पेसिमेंस, अभी इन स्पेसिमेंस के ऊपर ऑब्जर्वेशन, ध्यान मतलब इन सब का ऑब्जर्व करके क्या पता चला, ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश किया था, इसका नाम दिया था उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, राइट। विच प्रीचेज मतलब शोज, सॉरी क्या कर रहा है, अपने को प्रीच कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, टीच कर रहा है, क्या कर रहा है, टीच द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट का सर्वाइवल मतलब जो अब एनवायरनमेंट में जो फिट है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, राइट। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैज़ पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसी वजह से उन्होंने एक बुक बनाया था, बुक का टाइटल का नाम दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, अब ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने क्या कहा था, डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली, मतलब जितने ऑर्गेनिज्म ये सब क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, प्रोलिफिशियली। प्रोलिफिशियली मतलब होता है फ्रीली। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होता है, फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने अदर ऑर्गेनिजम्स को। ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अभी आपको पता है जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, किस लिए, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब जिंदा रहने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, राइट। इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन। ये कॉम्पिटिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। जो मॉडिफिकेशन दिखाता है, मतलब जिस हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज होगा उस हिसाब से वो खुद को मॉडिफाई करेंगे, राइट। और वही वो कॉम्पिटिशन विन करते हैं, मतलब जिंदा रहने का कॉम्पिटिशन वो लोग क्या करते हैं, विन करते हैं। आगे देख लेते हैं। However, beside this, natural selection also plays important role. इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, राइट। अभी देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है, ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज द नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म। क्या बताया गया, नेचर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है विच आर फिट टू लिव, जो फिट है जिंदा रहने के लिए। एंड द रेस्ट पेरिश। पेरिश मतलब क्या हो जाता है, रेस्ट जो है अदर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है वो क्या पेरिश हो जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज़। जो सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जो जिंदा बच्चे थे, वो लोग क्या कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और नए नए स्पीशीज़ को बर्थ दे सकते हैं जिनके अंदर उनके सेम कैरेक्टर्स रहेंगे, राइट। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। डार्विन का जो थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन का वो वाइडली मतलब बहुत टाइम तक एक्सेप्ट किया गया था। हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी। लेकिन कुछ जैसे आपको बताया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है नए नए साइंटिस्ट आते हैं, वो लोग जो पुरानी रिसर्च थी उसके ऊपर और रिसर्च करते, राइट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, वो थ्योरी के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे। अभी क्या ऑब्जेक्शंस थे देखते हैं। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अब जैसे डार्विन ने क्या कहा था, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक ही अकेला फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल करता है इवोल्यूशन के लिए। ऐसा है क्या, नहीं। नेचर सिलेक्ट नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अदर
खुद से ही बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं और वो इवोल्यूशन का एक पार्ट बन जाते हैं, राइट। सेकेंड वन क्या दिया गया है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन जो थे उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था किस चीज़ के बारे में, यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन। अब जैसे कि मुझे सपोज सर्वाइव करना है तो मैं कौन सा मॉडिफिकेशन चूज़ करना चाहिए, मैंने कौन सा मॉडिफिकेशन जो है मेरे में वो निकाल देना चाहिए, राइट। वो सब भी, उसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया था डार्विन ने, राइट। उसके आगे देख लेते हैं थर्ड वाला, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज। अब जैसे स्लो चेंजेस होते हैं और एब्रप्ट चेंज मतलब क्विक चेंजेस, जो स्लो चेंजेस होते हैं, क्विक चेंजेस होते हैं, उनके बारे में भी डार्विन ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, ओके। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन, अभी इतने सारे जो ऑब्जेक्शन से इन सबको छोड़ के डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। डार्विन का जो वर्क था इवोल्यूशन का वो बहुत ही अच्छा माइलस्टोन बना था। माइलस्टोन मतलब बहुत ही नामसेन रहा होगा, राइट। अगर इन सब ऑब्जेक्शंस को हम लोग देखते नहीं, नज़रअंदाज करते हैं, तो डार्विन का जो इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक माइलस्टोन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा माना जाने वाला था। चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में क्या दिया गया है। यहाँ पे एक रैबिट्स की बहुत सारी वेरिएशंस है, वेराइटीज़ है। अभी देखो यहाँ पे बाजू में के पिक्चर में क्या दिया गया है, वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा हो गया, राइट। मतलब जो एनवायरनमेंट में क्या होगा, चेंजेस हो गया, राइट। लेकिन अभी उसमें से सब जन सस्टेन किए क्या, मतलब सब जन जिंदा रहे क्या, नहीं। जो कुछ उसमें से जिंदा रहे वो फिटेस्ट कहलाए गए थे, राइट। मतलब वो लोग खुद को अभी आगे रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, राइट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही होता है, जो फिट रहता है वही एनवायरनमेंट में क्या होता है, सर्वाइव करता है। इसी के साथ साथ नीचे आप देख सकते हो हॉर्स का भी एक वैरायटी दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वेरी लॉन्ग टाइम इवोल्यूशन के लिए, जैसे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस रहता है इवोल्यूशन, राइट। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे हॉर्स का भी दिया गया, ओके। चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अभी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट है। इनका बर्थ हुआ था 1809 से 1882 तक, वो डेथ हो चुकी थी उनकी। दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट मतलब जिन्होंने बायोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, राइट। बायोलॉजी में इनका बहुत अच्छी डिग्री थी इनकी। प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सामने लाया था। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड। इन्होंने क्या बताया था, जितने स्पीशीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब स्लोली डेवलप हो रहे हैं, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अभी स्लोली हो रहे हैं तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, राइट, फ्रॉम द कॉमन एंसिस्टर। और इन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि इनके एंसिस्टर कौन थे, पूर्वज कौन थे, कॉमन मतलब सेम ही थे। जैसे हमने पढ़ा था एम्ब्रॉयनिकल डेवलपमेंट में, देखा था इनिशियल स्टेज जो रहता है उससे क्या पता चलता है, ये कॉमन ओरिजिन है इनका सब, राइट। सो ही प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इवोल्यूशन। उन्होंने एक और चीज़ कहा थी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वही सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन के लिए, राइट। लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने धीरे धीरे करके और अपने डेवलपमेंट के थ्रू क्या बताया, इसमें चेंजेस बताए और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस स्टेट हो गए थे, राइट। चलिए आगे ध्यान देते हैं, लेमार्किज्म, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखते हैं आगे। चलिए, जीन बैप्टिस्ट लैमर, राइट, ये साइंटिस्ट का नाम है। प्रपोज दैट मोर्फोलॉजिकल चेंजेस, मोर्फोलॉजिकल मतलब फर्स्ट चेंजेस मतलब स्ट्रक्चर चेंज होना, राइट। स्ट्रक्चर किस चीज़ का, माउथ का, आइज़ का, ईयर्स का, राइट। चेंजेस ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने क्या बताया था, ये जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो फेशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, राइट। लेकिन उन्होंने बताया था इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, दोस मोर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा था कि वो मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ या लेजीनेस के ऊपर, राइट। मतलब वो ऑर्गेनिज्म कैसे है, एक्टिव है कि लेजी है, राइट। लेमार्किज्म यही कॉन्सेप्ट अपने को एक्सप्लेन करता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स का यूज करना और डिसयूज करना, राइट। अब देख लेते हैं आगे फर्दर क्या दिया गया है। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ द जिराफ हैव बीन टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक। अब क्या बताया गया है, जिराफ का जो है ये नेक इतना लॉन्ग क्यों है, क्योंकि ब्राउज कर रहे थे, ब्राउज मतलब रीच कर रहे थे कहाँ पे, लीव्स को, राइट। टॉल प्लांट जो थे वो उनके लीव्स तक वो पहुँच नहीं पाते थे, इसीलिए उनको रीच करने के लिए वो अपनी नेक को थोड़ा स्ट्रेच करते थे और एक्सटेंड करने की वजह से फॉर सेवरल जनरेशन वो मतलब अपनी बहुत टाइम वाली पहले से जनरेशन से क्या कर रहे थे, वो ऐसा रीच करने की कोशिश करते थे, राइट। सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ द
आयन स्मिथ। आयन स्मिथ मतलब कौन हो गया? आयन स्मिथ मतलब होता है लोहार, राइट। तो लोहार के जो शोल्डर्स है, मतलब लोहार आपको पता है लोहा किस तरह से बनाता है, वो ठोक के, जैसे कि हथौड़ा जो रहता है उसको गर्म करके ठोका जाता है लोहे पे, राइट। तो जो शोल्डर्स रहते हैं, मतलब हाथ के जो शोल्डर्स रहते हैं आयन स्मिथ के, वो क्या है, हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। फ्रीक्वेंट हैमरिंग मतलब मूवमेंट मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हथौड़े से हैमर करते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, राइट। तो इसी वजह से उनकी हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, ऑस्ट्रिच और ईमू जो मतलब ये जो विंग्स है बर्ड्स के, हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। मतलब ऑस्ट्रिच और ईमू जो है, इन दोनों के विंग्स जो है वो क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, क्योंकि उनके यूज़ नहीं होते। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए ईमू और ऑस्ट्रिच का मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाया आपको। ईमू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, समझ में आया आपको, हाइट के हिसाब से। और फर्स्ट वन क्या है, ऑस्ट्रिच ही है। ईमू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है, जो हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये खास करके ऑस्ट्रेलिया में मिली जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कि ये दोनों बर्ड्स जो अपने फेदर्स का, विंग्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, राइट। तो इसीलिए इनके विंग्स जो है वो क्या हो चुके हैं, मतलब किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, राइट। तो ऐसा माना जाता था लेमार्किज्म के हिसाब से कि इनके विंग्स जो है वो क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक। अभी देखिए स्वैन और जो डक है उनके जो लेग्स है हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। इनके जो लेग्स है वो काम किस लिए आ रहे हैं, स्विमिंग के लिए। ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, राइट। इसीलिए उनके जो लेग्स है वो क्या काम आते हैं, स्विम करने के लिए। एंड स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स, और स्नेक जो है उन्होंने खुद के लेग्स को खो चुके हैं, वो क्यों, बाय मॉडिफिकेशन इनटू देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। बरोइंग हैबिट मतलब होल्स करते हैं, वो बरो करते हैं ज़मीन, राइट। तो बरोइंग हैबिट की वजह से क्या हो चुका है, उनके जो लेग्स है, स्नेक के जो लेग्स है वो क्या हो चुके हैं, वो लॉस्ट कर चुके हैं, मतलब उनके लेग्स जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं, राइट। मतलब वो खो चुके हैं, क्यों, क्योंकि उनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, राइट। तो आगे देख लेते हैं। ऑल एग्जाम्पल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये सब एग्जाम्पल्स क्या है, टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स प्लांट्स एनिमल्स में जो एक्वायर्ड आ चुके हैं, मतलब कैरेक्टर्स आ चुके हैं, वो सब ये एग्जाम्पल्स है, राइट। एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन। अब ये धीरे धीरे करके क्या हुए, ट्रांसफर हुए अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। समझ में आया आपको। तो धीरे धीरे करके ये कैरेक्टर्स जो है वो क्या हुए, अदर जनरेशन में पास ऑन हुए, और धीरे धीरे करके उन ऑर्गेनिज्म का शेप स्ट्रक्चर उसी तरह से बन गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसको बोला जाता है थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर्स आजकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो एक्वायर्ड, मतलब वो आए कहाँ से, राइट। तो इस थियोरी को एक्वायर्ड, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोला जाता है। समझ में आया आपको। और लेमार्किज्म भी बोला जाता है। ओके, चलिए ध्यान देते थे। यहाँ पे बाजू में साइंटिस्ट के रिलेटेड कुछ नॉलेज दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। समझ में आया आपको। ये साइंटिस्ट का नाम है, बर्थ ईयर क्या था 1744 से डेथ ईयर 1829। लेमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल। लेमार्क ने क्या कहा था, जो एक्टिविटीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है, समझ में ऑर्गेनिज्म का जो एक्टिविटीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन। उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किस चीज़ के लिए, इवोल्यूशन के लिए, राइट। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट मतलब क्या होता है, जो नेचर के बारे में स्टडी कर चुका हो, राइट। नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल और प्लांट्स अंडरग्रो। इन्होंने क्या कहा था, हर एक एनिमल और प्लांट्स जो है अंडरगो सम चेंजेस, हर एक में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है इन इट्स लाइफ स्पैन में, मतलब पूरी आयु में, पूरे लाइफ जर्नी में, राइट। एंड दोज चेंजेस आर ट्रांसफर्ड, और फिर वो चेंजेस क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर्ड किए जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनके अंदर वो चेंजेस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। एंड सच चेंजेस ऑकर इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन टू, और वही चेंजेस क्या हो जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, मतलब वो सामने वाली नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाता है, हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। चलिए आगे ध्यान दे देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज़ एट ऑल। जैसे कि ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना कुछ खास एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर डीजनरेट होना मतलब वो जनरेट ही नहीं हो रहा है, ड्यू टू नो यूज़ मतलब यूज़ ना करने की वजह से। एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, ये भी जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट किया गया था। बट ट्रांसफ़र ऑफ दोज कैरेक्टर, लेकिन वही कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वॉज रिजेक्टेड। माना गया था कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से अदर जो कमिंग न्यू स्पीशीज़ है उनमें ट्रांसफर हो रही है, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है बहुत टाइम पे, दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट
इन अस आर नॉट ट्रांसफर्ड। क्या वेरिफिकेशन हो चुका है कि जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो कभी ट्रांसफर्ड नहीं होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ये क्या हो चुका है, ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। एंड देयरबाय लेमार्क्स थ्योरी वाज डिसप्रूव्ड, और इसीलिए लेमार्किज्म की जो लेमार्क्स की जो थ्योरी थी वो क्या हो गई थी, डिसप्रूव्ड। मतलब वो भी एक टाइम पे आके उस पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन स्टैंड अप हो चुके थे, राइट। देख लेते हैं आगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज़ रिक्वायर्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कैरेक्टर्स जो उनके अंदर एक्वायर्ड, मतलब उनके अंदर जो पहले से है, टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, मतलब उनके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो ही सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एंसिस्ट्री। एंसिस्ट्री मतलब इसी को बोला जाता है पूर्वजता। पूर्वजता मतलब पूर्वजों से हमें जो चीज़ें मिली है, जैसे कि जीन्स हो गया, अच्छी चीज़ें हो गई, राइट, वैल्यूज़ हो गए, तो इसी को एंसिस्ट्री बोला जाता है ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़ फ्रॉम इंटरनेट। आपको ये एक्टिविटी दिया गया है, आपको क्या करना है, बहुत सारे पिक्चर्स जो है अलग अलग वेराइटीज़ के मंकीज़ के, वो आपको क्या करने हैं, इंटरनेट से ले लेने हैं। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 9। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स के नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होना, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। अभी ये इफेक्ट है, राइट। इवोल्यूशन होता है मतलब क्या होता है, नए स्पीशीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब नए स्पीशीज़ जो है वो बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, राइट। स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, राइट, दैट कैन बी प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल। मतलब वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब हर एक अलग अलग इंडिविजुअल को थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, राइट। नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, नेचुरल है, अपने को पता है। ईच स्पीशीज़ ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीशीज़ जो है वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन में क्या करता है, ग्रो करता है। देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट। हर एक का फूड, खाना, हैबिटेट मतलब घर वगैरह, राइट। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, हर एक का रिप्रोडक्टिव, किसी को रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ मंथ्स लगते हैं, किसी को और कुछ मंथ्स लगते हैं, राइट। हर एक का रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम रहता है, राइट। एंड पीरियड इज़ डिफरेंट, पीरियड भी डिफरेंट रहता है रिप्रोडक्शन का, राइट। However, genetic variation is responsible for formation of new species. अब आपको पता है जीन्स जो है वो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, किस लिए, न्यू स्पीशीज़ के क्या करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, फ्रॉम अर्लियर वन, राइट। जो पिछली स्पीशीज़ थी उनके अलावा जो न्यू स्पीशीज़ आएंगी तो उनके अंदर जेनेटिक क्या होगा, जेनेटिक फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक वेरिएशंस होगा। बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, इसके अलावा जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, मतलब हर एक कोई ऑर्गेनिज्म को जोग्राफिकली भी और रिप्रोडक्टिवली सेपरेट ऑल्सो लीड्स टू स्पीशिएशन। अब देखो, स्पीशीज़ मतलब क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज़ जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, राइट। तो वो सेपरेट की जाती है, आइसोलेट की जाती है, राइट। वो किस बेसिस पे आइसोलेट की जाती है, जोग्राफिकली कर देंगे या फिर रिप्रोडक्टिवली कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, इंसानों का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। ओके, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू बी फॉर्मेशन फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। हमने पढ़ा था जो बायोडाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग आज देख रहे हैं वो फॉर्म किससे हुआ था, वेरी सिंपल सेल से, राइट। फर्स्ट वीडियो में, ये लेसन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो भी बायोडाइवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं वो आज जो देख रहे हैं वो किससे फॉर्म हुई थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, राइट, ड्यू टू इवोल्यूशन। और क्यों हुई थी, इवोल्यूशन हुआ था इसीलिए। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन। अब जैसे कि इस इवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन इवोल्यूशन भी बताया जा सकता है एज पर द पिक्चर गिवन बिलो। अब नीचे पिक्चर दिया गया, मैं ट्रोल करता हूँ थोड़ा सा, आप देखिएगा ज़रा। ओके, पिक्चर गिवन बिलो। लास्ट डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। जो डायनासोर जो था, लास्ट डायनासोर, वो 700 करोड़ ईयर्स 7 करोड़ ईयर अगो वो क्या हो चुका था, डिसअपियर हो चुका था। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व। उस टाइम पे मंकी लाइक जो एनिमल्स थे आर सेड टू बी इवॉल्व, मतलब वो माने गए थे कि वो इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम सम एंसिस्टर हु वेर मोर और लेस सिमिलर। वो कुछ एंसिस्टर्स से क्या थे, सिमिलर थे, कम या ज़्यादा सिमिलर थे, लेकिन वो क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे टू द मॉडर्न लीमर्स। लीमर्स मतलब मंकी की स्पीशीज़ लेकिन थोड़ी डेवलप वाली, राइट। टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड। क्या माना जाता था कि इनकी जो टेल थी, मंकी लाइक एनिमल्स की जो टेल थी वो क्या हो गई थी, डिसअपियर होने लगी थी धीरे धीरे, मतलब दिखने नहीं लगी थी। अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, 4 करोड़ साल पहले उनकी जो टेल थी जो धीरे धीरे क्या हो गई थी, डिसअपियर होने लगी थी। दे डेवलप ड्यू टू
एनलार्जमेंट इन ब्रेन, उनका डेवलपमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, लार्जमेंट हुआ, मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से लार्जली हुआ। देयर हैंड्स, उनका हैंड्स अच्छे से डेवलप हुए, वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, उनके हैंड्स भी इंप्रूव हुए थे। एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व, एप लाइक एनिमल्स मतलब मंकी के स्पीशीज़ वाले एनिमल्स ही इवॉल्व हुए थे, राइट। लेकिन थोड़ा पहले के ज़माने से कैसे थे, थोड़ा इवॉल्व थे, मॉडर्न थे, समझ में आने लग गया था उनको। मीन वाइल दिस एप लाइक एनिमल्स रीच द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, और ये जो एप लाइक एनिमल्स थे कहाँ पहुँच गए थे? साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया में ये लोग पहुँच गए थे, राइट, ये माइग्रेट हुए थे। एंड फाइनली इवॉल्व इनटू गिबन्स एंड ऑर्गेन्थन, ओके। ऑर्गेन्थन और गिबन्स भी ये मंकी का क्या है? स्पीशीज़ है। आप गूगल कर लोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा, राइट। ये दोनों स्पीशीज़ है और ये फाइनली इन स्पीशीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट। रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका, जो रिमेनिंग एनिमल्स थे एप लाइक एनिमल्स, वो क्या कर लिए थे? वो लोग स्टे कर लिए थे, कहाँ पे? अफ्रीका। एंड फ्रॉम दैम गोरिल्ला, और रिमेनिंग जो एनिमल्स थे उनमें से कौन से नए नए मतलब मंकीज़ के स्पीशीज आए थे? गोरिल्ला और चिंपैंजीज, राइट। गाइस आपने इसके बारे में सुना रहेगा, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में, राइट। तो ये भी इवॉल्व हुए थे अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, 2.5 करोड़ ईयर्स पहले ये मंकीज़ और गोरिल्लाज और चिंपैंजीज इवॉल्व हुए थे। इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर्स ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप सीम्स टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वे। क्या माना गया था कि इवोल्यूशन जो भी था वो इवोल्यूशन क्या हुआ था, इनमें जो डेवलपमेंट हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, वो और ज़्यादा माना गया था। कैसे माना गया था? सम ऑफ द स्पीशीज सीम्स टू बी ऑकर्ड इन डिफरेंट वे, मतलब कुछ स्पीशीज ऐसी चीज़ थी जो डिफरेंट वे में क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी, ओके। दे हैड टू बी यूज देयर हैंड मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क, और उनको अपना हैंड्स जो है वो ईटिंग पर्पस के लिए और अदर वर्क्स के लिए यूज़ करना समझ में आ गया था, राइट। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में, यू कैन सी दैट 1.12 में आप देख सकते हो किस तरह से ह्यूमन का इवॉल्वमेंट हुआ था, राइट। तो आप इसको एक बार अच्छे से थॉरली एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे का एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए गाइज। दोज एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड, वो एप्स जो थे उन्होंने लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया था एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, जैसे कि फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट। क्यों डिक्लाइन हुआ था? एनवायरनमेंट ड्राई था। दे आर लुम्बर बोन्स मतलब बैक बोन्स, राइट, रीढ़ की हड्डी जो रहती है, डेवलप इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर। उनका जो बैक बोन था इस तरह से डेवलप हुआ कि उन्होंने इरेक्ट पोस्चर में, मतलब स्ट्रेट, मंकीज़ कैसा आपको पता है एनिमल पोस्चर में ऐसा झुके हुए थोड़े खड़े रहते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद उनका जो बैकबोन था वो क्या हुआ? इरेक्ट पोस्चर में वो लोग यूज़ करने लगे, मतलब वो स्टैंड कर पाते थे इरेक्ट पोस्चर में, राइट। इन ग्रासलैंड्स एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज़, इसी वजह से उनका हैंड्स जो है वो यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो गया, राइट। वो अभी इरेक्ट पोजीशन पे खड़े रह सकते हैं, मतलब पैरों पे खड़े रह सकते हैं, फिर इसकी वजह से उनके लेग हैंड्स जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं अदर वर्क्स के लिए, राइट, एनी टाइम। These first human-like animals were erect posture, which were using their hands have evolved about 4 crore years ago, right। ये ऐसे एनिमल्स, ऐसे ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो थे इरेक्ट पोजीशन में जो खड़े रह पाते थे, वो इवॉल्व कब हुए थे? 2 करोड़ साल पहले, राइट। देख लेते हैं आगे। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विद अस, पहला रिकॉर्ड जो है वो अपने पास है, मतलब उसका जानकारी अपने पास है इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस, राइट। रामापिथेकस एक मंकीज़ की वैरायटी है, लेकिन मॉडर्न मंकीज़ मतलब स्टोन एज मैन के टाइम के, राइट, मतलब हमारे पूर्वज, ह्यूमंस के पूर्वज, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, राइट। ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था? ईस्ट अफ्रीका में। आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रो अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट, फिर ये धीरे धीरे करके ये जो एप्स है ये और अच्छे से ग्रो हुए साइज में और इंटेलिजेंट भी, दिमाग का भी यूज़ करने लगे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, राइट, स्टोन एज मैन किस तरह से फायर का डेवलपमेंट हुआ, व्हील का डेवलपमेंट हुआ, राइट। एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो, राइट। फिर उसी के बाद साउथ अफ्रीका के जो एप थे, मतलब जो मंकी लाइक एनिमल्स थे, वो लोग इवॉल्व हुए, कभी हुए इवॉल्व? 40 लाख ईयर्स अगो, ओके। आ जाइए लास्ट पेज पे, पेज नंबर 10। द मोर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी अ मेंबर ऑफ द जीनस होमो। जीनस होमो मतलब ह्यूमन की जीन्स के जैसा वो एक मेंबर बनना स्टार्ट हो गया था, मतलब इनकी जो मोर्फोलॉजी थी, मतलब इनका स्ट्रक्चर जो था ह्यूमन जीन्स का एक मेंबर बन चुका था, मतलब ह्यूमन जीन्स जैसा फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हुआ था? अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो। एंड द स्किल्ड ह्यूमन डेवलप, फिर उसी के बाद स्किल्ड ह्यूमन्स मतलब थोड़े दिमाग यूज़ करने वाले ह्यूमन्स जो है वो डेवलप हो चुके थे। अबाउट 15 लाख ईयर अगो ह्यूमन वॉक्ड विद एरेक्ट पोस्चर, 15 लाख साल पहले इंसान ने जो है इरेक्ट पोस्चर में, मतलब सीधे एकदम रीढ़ की हड्डी इनकी सीधी हो चुकी थी और ये धीरे धीरे करके इरेक्ट पोस्चर में ये वॉक करना स्टार्ट हो चुके थे, राइट।
इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और ये एग्जिस्ट कब हुए थे, मतलब पहले ऐसा जाता था, माना जाता था कि ये कब दिखे गए थे, चाइना और इंडोनेशिया में, राइट। गाइस आप लोग देख सकते हो 1.13 में ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का भी डायग्राम दिया गया है, राइट, पिक्चर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन, राइट। इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ अपराइट मैन में, अपराइट मतलब स्ट्रेट पोस्चर में खड़े रहने वाला, वो कंटिन्यू हुआ था, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इट्स ब्रेन, डेवलपमेंट किस में हुआ था, ब्रेन में हुआ था, फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर अगो, 1 लाख साल पहले ब्रेन का भी डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो चुका था। एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर, और उसी के बाद आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, फायर का डिस्कवर्ड हो चुका था। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड मैन हैव बीन सक्सेसफुली इवॉल्व टू द एक्सचेंज। 50,000 ईयर ओल्ड मैन जो था, मतलब पहले यहाँ अब से लेके 50,000 ईयर, मतलब 50,000 साल पहले क्या बताया गया था, दैट इज कुड बी कंसिडर एज मेंबर ऑफ क्लास वाइज मैन। जो 50 साल पहले का जो मैन था उसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कंसिडर कर सकते हैं किस में, क्लास वाइज मैन, मतलब होमोसेपियंस, मतलब अभी ये अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, इनमें थोड़ी समझ आ चुकी है, राइट। नियंडरथल्स मैन कैन बी कंसिडर एज अ फर्स्ट एग्जाम्पल। नियंडरथल्स मतलब एक ह्यूमन्स की वैरायटी है, स्टोन एज मैन्स की वैरायटी है, ओके। आप गूगल पे जाओगे तो फीचर्स दिख जाएंगे, मैं आपको फीचर्स दिखा दूंगा, लेसन जैसे खत्म हो जाएगा वैसे, ओके। तो इनको नियंडरथल्स माने जाते थे, वो लोग क्या माने जाते हो, वाइज मैन्स में माने जाते थे, ओके। द कार्गो मैग्नन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। 50,000 साल पहले कार्गो मैग्नन मैन जो था वो इवॉल्व हो चुका था, मतलब जो मैन था उनको कार्गो मैग्नन मैन बोला जाता था, ओके। एंड आफ्टरवर्ड दिस इवोल्यूशन हैज़ बीन फास्टर दैन द अर्लियर। फिर इसी के बाद इवोल्यूशन जो था वो धीरे धीरे करके और ह्यूमन अपने ब्रेन्स का यूज़ करने लगे और इवोल्यूशन जो है और भी फास्टर होता गया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। 10,000 साल पहले वाइज मैन जो थे, मतलब जो डेवलप्ड मैन जो थे, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। इट स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स मतलब उन्होंने भेड़ बकरी ये सब क्या काउज वगैरह ये सब इन्होंने चराना, मतलब उनको पालना स्टार्ट कर दिया था। एंड इस्टेब्लिशिंग द सिटीज़ भी, छोटे छोटे घर भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ, हर एक का अलग अलग कल्चर बनने लगा। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, लिखने की कला भी इन्वेंट हो चुकी थी अबाउट 5,000 ईयर्स अगो, राइट। 5,000 साल पहले क्या हो गया था, लिखना इंसान सीख चुका था। एंड दस द हिस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड, अब लिखना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब हिस्ट्री के नए नए मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह जो थे वो स्टोन एज मैन के टाइम पे मिले गए थे, राइट। मॉडर्न साइंस एमर्ज अबाउट 400 ईयर्स अगो। मॉडर्न साइंस जो साइंस आज है, साइंस है जो, वो साइंस एमर्ज कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 400 साल पहले। एंड इंडस्ट्री सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश अबाउट 200 ईयर्स अगो। और इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे कब डेवलप हुए थे, आज से 200 ईयर्स अगो, राइट। 200 महीने पहले, 200 साल पहले, हाँ गाइस। एंड नाउ वी हैव रीच एट दिस स्टेज एंड स्टिल वी आर सर्चिंग द डिटेल्स ऑफ रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। और हम लोग आज भी इतने अच्छी डेवलपमेंट में आ चुके हैं, फिर भी हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंसानों की एंसेस्ट्री मतलब इंसानों के पूर्वजों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग आज भी पता लगा रहे हैं साइंटिस्ट के थ्रू, ओके गाइस। होप हमने हमारा लेसन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग को अगर फिर भी कुछ डाउट है तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तीनों पार्ट आपको ये लेसन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट, ओके। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलूँगा, ओके, टेक केयर।